प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी प्रतिरोधों के संयोजन की, और उस प्रतिरोध संयोजन में एक प्रकार के संयोजन का हमने विस्तृत अध्ययन किया था, वो था श्रेणी संयोजन। बात कर लें, श्रेणी संयोजन में हमने क्या देखा था कि एक प्रतिरोध के अंतिम बिंदु पर दूसरे को और दूसरे के अंतिम बिंदु पर तीसरे को जोड़ते हैं, तो उस व्यवस्था को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। लेकिन उस श्रेणी संयोजन में हमने देखा था, उसकी विशेषताएं देखी थी कि श्रेणी संयोजन में सभी जो प्रतिरोध होंगे, जितने भी अवयव होंगे, सभी में धाराएं समान होगी और विभव का विभाजन होगा। दूसरा ये था कि पूरी व्यवस्था का जो तुल्य प्रतिरोध है वह सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर, सभी प्रतिरोधों के संख्यात्मक जोड़ के बराबर होगा। इस व्यवस्था को हम तब काम में लेते हैं जब हमें प्रतिरोध बढ़ाना होता है। ये व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें अपन एक का स्विच ऑफ करेंगे तो सभी के स्विच ऑफ हो जाते हैं। आज हम दूसरे अरेंजमेंट, दूसरे संयोजन की बात कर रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के लिए आपकी पुस्तक में एक शब्द और भी आ सकता है, पार्श्व क्रम। समांतर के लिए एक पार्श्व क्रम भी आपको लिखा हुआ किताब में मिल सकता है। किसका समांतर क्रम संयोजन? प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब इस संयोजन को अपन कैसे करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। यदि सभी प्रतिरोधों के प्रथम बिंदु एक जगह जुड़ जाए और द्वितीय बिंदु किसी अन्य बिंदु पर जुड़ जाए, तो उस व्यवस्था को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। कैसे? जितने भी प्रतिरोध है पहले आप तो उनको समांतर क्रम में रख दो। समांतर आप समझते हैं, दो लाइनें जो समांतर होती है ना, वो किस प्रकार होती है, वैसे अपन प्रतिरोधों को रखने जा रहे हैं। ये तीन प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोध के ये प्रथम बिंदु है। प्रथम बिंदुओं को यहाँ आप जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दिया, ये यहाँ उभयनिष्ठ हो गए। और ये द्वितीय बिंदु है, इन्हें एक किसी और बिंदु पर यहाँ आपने को आपस में जोड़ दिया। तो इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को हम नाम देंगे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें बैटरी कहाँ लगेगी? बैटरी लगेगी इनके जो उभयनिष्ठ बिंदु है, प्रथम बिंदु जहाँ जुड़े और द्वितीय बिंदु जहाँ जुड़े, इनके सिरों के मध्य हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। तो बैटरी यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी आपने जोड़ दी और एक कुंजी यहाँ लगा दी। ये हो गया बैटरी का संयोजन। अब है कि जो वोल्ट मीटर है, अब इसमें 1 वोल्ट मीटर लगेगा। कल श्रेणिक संयोजन में हम 3 वोल्ट मीटर लगा रहे थे, हर एक प्रतिरोध के अक्रॉस अलग अलग लगा रहे थे। यहाँ अलग लगाने की जरूरत नहीं है, हम केवल 1 वोल्ट मीटर जोड़ेंगे यहाँ पर। प्लस ये माइनस, और अमीटर हम 3 लगाएंगे। यहाँ पर एक अमीटर जोड़ दिया जो इसमें आने वाली धारा को मापेगा, A1। एक यहाँ जोड़ा A2, एक यहाँ जोड़ा A3। इससे माना कि I मान की धारा निकलती है। अब आप यहाँ से देखो, इनका जो संधि बिंदु है, इस बिंदु A पर पहुँचने के बाद ये जो बैटरी से धारा निकली थी I, A पर पहुँचकर 3 शाखाओं में बंटेगी। यहाँ धारा का विभाजन होगा। तो इस खंड में माना कि धारा गई I1, इसमें गई I2 और इसमें गई I3। इसका प्रतिरोध है R1, ये R2 और ये R3। यहाँ धारा का विभाजन हुआ है। अब आप यहाँ से इसकी विशेषताओं की चर्चा कर सकते हो। क्या विशेषताएं? जैसे श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं हैं, वैसे इसकी भी समांतर क्रम संयोजन की विशेषताएं। समांतर क्रम संयोजन की खासियतें, संयोजन की विशेषताएं क्या है? पहली, सभी अवयवों में, सभी अवयव मतलब प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों में
विभवांतर समान होता है। देखो अब यहाँ वोल्ट मीटर तो अपने कितने लगाए हैं, 1। अब ये विभवांतर किसका बताएगा, ये R1 का बताएगा कि R2 का या R3 का, ये सभी का बता रहा है। जो R1 का विभवांतर है वही R2 का है और वही R3 का। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी रेजिस्टेंसेज है, जितने भी प्रतिरोध है, उन सभी में विभवांतर समान होता है। पहली बात। सेकंड बात, जो धारा संधि बिंदु पे पहुंचती है तो धारा का विभाजन होता है। देखो कल हमने कहा था कि श्रेणी संयोजन में धारा उभयनिष्ठ थी और विभव का विभाजन था। यहाँ क्या हो रहा है, विभव उभयनिष्ठ है और धारा का क्या हो रहा है, विभाजन। तो कुल धारा सभी प्रतिरोधों में बंटती है, सभी प्रतिरोधों में विभाजित होती है। तो ये याद रखने की बात है कि भी श्रेणी संयोजन में धारा उभयनिष्ठ होती है, समांतर संयोजन में विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। श्रेणी संयोजन में विभवांतर का विभाजन होता है, समांतर संयोजन में धारा का विभाजन होता है। और धारा का विभाजन भी सम विभाजन आवश्यक नहीं है। धारा का विभाजन प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, अर्थात जिस शाखा का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उस शाखा में धारा उतनी ही कम होगी। तीनों प्रतिरोधों में जो कम प्रतिरोध होगा उसके हिस्से में ज़्यादा धारा आएगी और जो अधिक प्रतिरोध होगा उसके हिस्से में कम धारा आएगी। आगे बात कर लेते हैं अपन। अब यहाँ से देखिए आप कि इसका विभवांतर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यदि V है तो इस R1 का विभवांतर भी V है, R2 का भी V है और R3 का भी V है। हम तीनों में धाराओं की अलग अलग गणना कर सकते हैं। तो R1 में धारा, R1 में धारा ओम नियम से, ओम नियम से I1, I इज इक्वल टू होता है ओम का नियम, V बराबर IR, ओम का नियम सीधा सा है, V इज इक्वल टू IR। तो I बराबर क्या बनेगा, V बटे R, ऐसा था, V बराबर IR। R को इधर लाएं तो V बटे R इज इक्वल टू I। धारा जानने के लिए विभवांतर में प्रतिरोध का भाग देंगे। तो इस R1 का विभवांतर कितना है, V, और इसमें धारा की कैलकुलेशन करनी है, ये धारा I1 है। तो धारा की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, विभवांतर में प्रतिरोध का भाग देंगे। इसमें धारा जानने के लिए इसके प्रतिरोध का भाग देंगे। तो विभवांतर है V और पहले प्रतिरोध का मान है R1, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार R2 में धारा, R2 में धारा क्या होगी भाई, V बटे दूसरे प्रतिरोध का मान, दूसरे का प्रतिरोध R2 है। R3 में धारा I3 इज इक्वल टू V बटे R3। सभी में धाराएं हमने कैलकुलेट कर ली। पहले में धारा देखो अंश सभी में उभयनिष्ठ है और प्रतिरोध पहले का R1 है तो R1 का भाग दिया और तीसरे का प्रतिरोध R3 है तो हमने R3 का भाग दिया है। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। कुल धारा I इन तीनों में बंटी है, यानी तीनों की धाराओं का जोड़ I के बराबर होगा। तो कुल धारा I कितनी है भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है, V बटे R1, I2 कितना है, V बटे R2 और I3 कितना है, V बटे R3। V इसमें देख रहे हैं आप तीनों में है तो V को हम उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये धारा का मान आ गया। अब हम क्या करें, अब हम ये चाहते हैं कि एक प्रतिरोध लें। देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेज विच आर इन पैरेलल। 3 प्रतिरोध जो समांतर में हैं, 3 को हटाएं और इनकी जगह एक प्रतिरोध लें। तो एक प्रतिरोध कितने मान का लें कि उसे यहाँ जोड़ने से वह अकेला इस बैटरी से I मान की धारा ले सके। वो अकेला यदि इस बैटरी से I मान की धारा ले सकेगा तो उसे इस व्यवस्था का तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, तुल्य। तुल्य मतलब उसके बराबर है, वो अकेला इनके बराबर है, क्योंकि वो अकेला उतनी धारा ले पा रहा है जितना ये मिलके ले
पाते हैं। तो यदि तुल्य प्रतिरोध आरपी हो तो ये देखो, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया आरपी, ये बैटरी V वोल्ट की। अब इसका विभवांतर V होगा, है ना, इसमें ये अकेला धारा इससे कितनी लेगा I मान के, और इसका विभवांतर V होगा। अब इसमें धारा निकालनी है तो तुल्य प्रतिरोध में धारा, तुल्य प्रतिरोध को हमने RP लिखा, P फॉर पैरेलल, और श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध को RS लिखा, S फॉर सीरीज। तो I इज इक्वल टू V बटे R नहीं, हम क्या करेंगे RP, तो V बटे RP। ये समीकरण नंबर 5। 4 और 5 की तुलना करो तो बाएं पक्ष में क्या है, I है, समान है, वाम पक्ष समान है, अतः दक्षिण पक्ष भी समान होंगे। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से तुलना करें तो क्या लिखूं, V बटे RP, यहाँ है V बटे RP और यहाँ है ये V गुणा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट जाएगा तो बनेगा 1 बटे RP इज इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। देखो संबंध थोड़ा याद रखने जैसा है। RP मतलब इस व्यवस्था का तुल्य प्रतिरोध का मान है RP और 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3। तो तुल्य प्रतिरोध नहीं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/RP मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होगा। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी, उदाहरण ले लिया, एक 1 ओम का है, एक 10 ओम का है और 100 ओम का है। 3 प्रतिरोध है, कितने कितने मान के, 1 ओम 10 ओम 100 ओम। अब इनका तुल्य निकालना, निकाल के देखो आप, 1/RP 1/R1, R1 1 है, 1 बटे 1 बटे 10 और 1 बटे 100। अब इसको कैसे हल करोगे, भिन्न है ना, भिन्नों को हल करने के लिए लसब लेते हैं। तो लसब कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 100, 1 का 100 में भाग गया 100 बार, 100 इंटू 1 100। 10 का 100 में भाग गया 10 बार, 10 इंटू 1 10, और 100 का 100 में भाग गया 1 बार, 1 इंटू 1 1। 1/RP इज इक्वल टू 100 और 10 110 और 111 बटे 100। RP इज इक्वल टू 100 बाई 111। 100 में 111 का भाग दोगे तो ये 1 से कम आएगा, अंश छोटा है हर बड़ा है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया कि तुल्य प्रतिरोध 1 से कम है, और हमने प्रतिरोध कौन सा लिया था, 1 ओम का लिया था, 10 का लिया था, 100 का लिया था, और तुल्य कितना आया, जो सबसे छोटा है। देखो जिनको जोड़ा है उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम आया, यानी तुल्य प्रतिरोध का जो मान है जोड़े जाने वाले समस्त प्रतिरोधों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम होगा। जैसे 5 ओम, 50 ओम और 5000 ओम, 3 जोड़ दिया आपने, तो तुल्य कितना आएगा, सबसे छोटा 5 ओम है तो तुल्य 5 से थोड़ा कम आएगा। तो जब भी प्रतिरोध हमें घटाना होगा तो हम प्रतिरोधों की इस व्यवस्था का चुनाव करेंगे। अब इसमें ये अरेंजमेंट कहाँ काम आता है, ये अरेंजमेंट आता है घरों में पार्श्व संयोजन होता है। घरों में जितने भी यंत्र है वो सभी पार्श्व संयोजन में होते हैं। क्यों, अब देखो इनकी अलग अलग स्विच होंगे, यहाँ इसकी आप अलग कुंजी लगाओ, इसकी अलग लगाओ, इसकी अलग लगाओ। अब ये सभी ऑन है, इसको ऑफ करोगे तो यही ऑफ होगा, इस कुंजी को ऑफ करोगे तो इसमें धारा बंद होगी, इनमें चालू रहेगी। इसको बंद करेंगे तो इसी में ही बंद होगी, बाकी में चालू रहेगी।
तो घरों में जो व्यवस्थाएं हैं, अपने जितने भी बल्ब है, जितने भी ट्यूबलाइट, पंखे, यंत्र जितने भी है, वो सब समांतर क्रम संयोजन में जोड़े जाते हैं। क्यों जोड़े जाते हैं? इसीलिए कि सभी को बराबर वोल्टेज मिलता है। एक तो समांतर क्रम संयोजन की क्या खासियत है कि सभी को समान विभवांतर मिलेगा, और जिस यंत्र को बंद करना है वही बंद होगा, जिसको चालू करना वही चालू होगा, बाकी वाले एक साथ ऑन ऑफ नहीं होते हैं। इसलिए घरों के जो अरेंजमेंट है वो समांतर क्रम होते हैं। दोबारा बात कर लें, समांतर क्रम संयोजन क्या है? जितने भी प्रतिरोध है उनके प्रथम बिंदु एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं एक बिंदु पर, और द्वितीय बिंदु कहीं और समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए, तो उस व्यवस्था को हम पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस संयोजन की विशेषता है कि सभी में विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा विभवांतर बढ़ता है और समांतर क्रम में धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी कि जिस खंड में प्रतिरोध अधिक होगा उधर धारा कम होगी। यहाँ धारा की कैलकुलेशन से हमने तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब इनकी जगह एक प्रतिरोध लें, तो उस एक प्रतिरोध के मान की गणना के लिए हमारे पास संबंध आया 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, अर्थात तुल्य का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होगा, और तुल्य का जो मान आएगा इन सभी में जो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा। इस संयोजन को हम काम में लेते हैं जब प्रतिरोध हमें घटाना होता है, और घरों में भी जो अरेंजमेंट होता है वो समांतर क्रम संयोजन में ही किया जाता है। आप इसको अच्छे से उतार लें, और किताब में भी यही चीज़ दी हुई है। इससे संबंधित और कोई न्यूमेरिकल किताब में दिया हुआ है तो उसका आप अभ्यास करो। न्यूमेरिकल जब भी इससे संबंधित आपको किताब में या कहीं से भी मिले तो उसका आप अभ्यास करोगे तो उसका लाभ क्या होगा? ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ये सूत्र है क्या, इसके निष्कर्ष क्या है इस आर्टिकल के, वो आपको याद हो जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान को याद रखने का सीधा सा फंडा यही है कि जो भी आपने पढ़ लिया उसके डेरिवेशन को, उसकी स्थापना को हाथ से उतारो, हाथ से लिखो, और आंकिक प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे। आंकिक प्रश्न आपने अभ्यास कर लिए तो वो आपके मन में, आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे। दोबारा आप नहीं भी देखोगे तो सीधा परीक्षा में भी आप उस प्रश्न को कर सकते हो। तो आंकिक ज़्यादा से ज़्यादा करो और डेरिवेशन हाथ से उतारोगे तो ये बहुत आपको सरल भी लगने लगेगा, रुचिकर भी लगने लगेगा। लेकिन पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ोगे तो फिजिक्स आपके स्थायी या समझ में नहीं आएगी। तो पेन और कॉपी का अधिक से अधिक उपयोग करो। इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसको भी रिवाइज करो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, और किताब का भी जो है अवलोकन करते रहो, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और छुट्टियों में जो समय तुम्हें मिल रहा है, घर बैठे हो तो घर पे इस समय का सदुपयोग करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।